प्यारे बच्चों, आई एम अनिल कुमार शर्मा, यूर एसएस टीचर। आज आपको मैं ज्योग्राफी के लेसन नंबर 4 यानी कृषि के विषय में बताता हूँ। कृषि को अंग्रेजी में एग्रीकल्चर के नाम से जाना जाता है। एग्रीकल्चर लैटिन भाषा के दो शब्दों के मेल से बना है, एग्रो प्लस कल्चर। लैटिन भाषा में एग्रो का अर्थ होता है भूमि और कल्चर का अर्थ लैटिन भाषा में होता है जुताई, अर्थात भूमि की जुताई करके फसलों का उत्पादन करना ही कृषि कहलाता है। भारतवर्ष में कृषि की मुख्य रूप से 3 ऋतुएं होती हैं, रबी की फसलें, खरीफ की फसलें और जायद फसलें। रबी की फसलें ये वे फसलें होती हैं जो अक्टूबर और नवंबर मास में बोई जाती हैं तथा मार्च और अप्रैल के महीने में काटी जाती हैं। इन फसलों के अंदर मुख्य रूप से गेहूं, जौ, सरसों इत्यादि प्रमुख हैं। खरीफ की फसलें ये वे फसलें हैं जो जुलाई व अगस्त के महीने में बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर में काटी जाती हैं। इन फसलों के अंदर प्रमुख रूप से ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, कपास इत्यादि फसलें आती हैं। इसके साथ साथ तीसरी है जायद फसलें। ये वे फसलें हैं जो मई जून में ही बोई और काटी जाती हैं। इनमें मुख्य रूप से ककड़ी, कद्दू, खीरा आदि प्रमुख फसलें आती हैं। अब है कि भारत में कृषि की प्रकार कि कितने प्रकार से खेती की जाती है। खेती करने की अनेक प्रकार है, अनेक विधियां हैं, अनेक तरीके हैं। सर्वप्रथम लेंगे स्थानांतरित कृषि। ये वह कृषि होती है जहां जंगलों को साफ करके भूमि पर खेती की जाती है और जब 2 या 3 साल खेती करने के बाद उस भूमि की उपजाऊ शक्ति समाप्त हो जाती है तो उस भूमि को छोड़कर किसान दूसरे स्थान पर यही क्रिया करके खेती करता है। इस प्रकार स्थान बदलकर की जाने वाली खेती को हम स्थानांतरित खेती कहते हैं। भारत में इस कृषि के अनेक नाम हैं। कई क्षेत्रों में इसे झूम खेती के नाम से जाना जाता है, कहीं कहीं इसे घुमंतू कृषि भी कह देते हैं, लेकिन तरीका वही है, स्थान को बदल के की जाने वाली खेती। दूसरा आता है विस्तृत कृषि, बड़े पैमाने पर की जाने वाली कृषि। यह वह कृषि है जहां किसान बहुत बड़े भूभाग के ऊपर सामूहिक रूप से मिलकर के खेती करता है, इसे विस्तृत कृषि कहते हैं। यह कृषि उन क्षेत्रों में की जाएगी जिन क्षेत्रों में जनसंख्या कम होती है और भूमि ज्यादा होती है। अब आता है गहन कृषि। देखिए, गहन कृषि से हमारा तात्पर्य उस कृषि से है कि भी कम भूमि के ऊपर उत्तम बीज, अच्छी खादें, अच्छे कीटनाशकों का प्रयोग करके अधिक से अधिक मात्रा में फसलों का उत्पादन करना ही गहन कृषि कहलाता है। निर्वाह कृषि ये वह कृषि है जो केवल जीवन यापन के लिए की जाती है। इसे किसान अपना जीवन चलाने के लिए खाद्य फसलों को बोता है और अपना आजीविका चलाता है। ऐसी खेती को हम निर्वाह कृषि कहते हैं। रोपण कृषि ये कृषि का नाम वाणिज्य खेती या व्यापारिक कृषि भी है, क्योंकि इसके अंदर फसलों को रोप करके हम केवल व्यापार करने के लिए खेती करते हैं। जैसे चाय की कृषि है, कपास की कृषि है, ये हमारी रोपण कृषियां हैं, क्योंकि इनमें किसान केवल फसलें व्यापार के उद्देश्य से ही बोता है। इसके साथ साथ मिश्रित कृषि है, मिश्रित मिली जुली
किसान खेती के साथ साथ पशु भी पालता है, इसे हम मिश्रित कृषि कहते हैं। तो ये तो कुछ भारत के अंदर कृषि की प्रकारें थी कि भी कौन कौन सी प्रकार की कृषि भारतवर्ष में की जाती है। अब आता है कि हमारे यहाँ जो भारतीय कृषि है उसके पिछड़ेपन के क्या कारण है और उसमें किस प्रकार से सुधार किया जा रहा है। देखिए, भारतीय कृषि के पिछड़ेपन के अनेक कारण हैं। पहला कारण है कि जोतों का आकार छोटा है। भारतवर्ष में भूमि कम है और छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर बटी हुई है। परिणाम, जब जोतों का आकार छोटा है तो किसान ना तो कृषि यंत्र खरीद सकता है और ना ही ट्यूबवेल यानी कुएं खोद करके अपनी सिंचाई कर सकता है। तो ऐसी भूमि पर वह परंपरागत कृषि ही करता आ रहा है, जिस कारण भारतीय कृषि पिछड़ी हुई है। दूसरा, हमारे यहाँ उत्तम बीज और खादों का अभाव है। भारतीय किसान अपनी परंपरागत विधि अपना करके ही खेती कर रहा है, नवीनतम साधनों का उपयोग नहीं किया, जिस कारण से भारतीय कृषि पिछड़ी हुई है। धन का अभाव है किसानों के पास, उसे खेती के लिए साहूकार से ऋण लेना पड़ता है, जिस कारण से उसकी खेती कमाई उस ऋण को उतारने में ही चली जाती है। ये भी एक भारतीय कृषि के पिछड़ेपन का सबसे प्रमुख कारण है। और इस भारतीय कृषि को सुधारने में सरकार किसानों की क्या सहायता करती है। देखिए, सर्वप्रथम सरकार ने चकबंदी की। चकबंदी के माध्यम से खेतों को इकट्ठा किया, एक स्थान पर लाया गया और किसानों को जब एक स्थान पे उनकी इकट्ठी भूमि मिली तो उसने कृषि यंत्र भी खरीदे और कुएं भी खोदे, जिससे फसल का उत्पादन बढ़ा। दूसरा, किसान क्रेडिट कार्ड मिला। किसानों को सरकार ने सस्ती ब्याज की दरों पर ऋण दिया और किसानों को क्रेडिट कार्ड जारी किए ताकि उन्हें बैंकों के चक्कर न काटने पड़े और अपना पैसा सीधा आसानी से निकलवा सके। कृषि बीमा योजना, भारत सरकार ने नाम मात्र यानी बहुत ही कम प्रीमियम की दर के ऊपर किसानों को प्रति एकड़ के हिसाब से बीमा किया और फसल का नुकसान होने पर बीमे की भरपाई के रूप में उसे धनराशि उपलब्ध कराई। दूरदर्शन और रेडियो के माध्यम से समय समय पर किसानों को मौसम संबंधी जानकारी दी गई ताकि किसान मौसम की जानकारी लेकर के अपनी खेती में सही व्यवस्था कर सके। इतना ही नहीं, किसानों को अच्छे व सस्ते बीज दिए गए, कीटनाशक दवाइयां खरीदने दी गई, अच्छे रसायन व उर्वरक दिए गए, जिनके माध्यम से भारतीय किसान ने अपनी खेती में बहुत अधिक सुधार किया है। आज हम देखते हैं कि हमारी ये कृषि जो है ये निर्वाह समूह को त्याग कर व्यापारिक बन गई है, क्योंकि आज हम अपना पेट भरने के साथ साथ अपनी फसल का निर्यात भी करते हैं अर्थात विदेशों को भी भेजते हैं। ऐसा इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि सरकार ने कृषि को प्रोत्साहित किया। 1960 के दशक में देश में हरित क्रांति आई, जिसमें खाद्य फसलों के उत्पादन को बढ़ावा दिया। हरित क्रांति को लाने में सबसे बड़ा योगदान हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर ए.के. सिंह को जाता है, जिन्होंने किसानों को नई नई तकनीक बताई और सरकार को भी कुछ ऐसे उपाय बताए कि कृषि विकास बोर्ड की स्थापना की गई, किसानों को बैंक के माध्यम से ऋण दिए गए, सहकारी समितियों का गठन किया गया ताकि किसानों के सामने कृषि के उत्पादन को बढ़ाने में पैसे की किसी प्रकार की कोई समस्या न आए। इस प्रकार से कृषि के उत्पादन को बढ़ा करके कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति लाने का प्रयास किया गया। मोटे तौर पे आप ये भी कह सकते हैं कि अच्छे बीज, रसायन, कीटनाशक व उत्तम कृषि यंत्रों का प्रयोग करके फसलों के उत्पादन को बढ़ाना ही
हरित क्रांति कहलाता है, क्योंकि हरित क्रांति ने ही भारत की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित किया है। अब आता है इसके बाद भाई श्वेत क्रांति। देखिए, श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है कि अच्छी नस्लों के पशुओं को बढ़ावा देकर के अधिक से अधिक दूध के उत्पादन को बढ़ाना ही श्वेत क्रांति कहलाता है। एक है भाई नीली क्रांति। नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य पालन से, मछली पालन से, कि मछलियों को अधिक से अधिक उत्पादन हो, इसे ही हमने नीली क्रांति का नाम दिया। इसके बाद एक क्रांति आई पीली क्रांति। इस क्रांति में हमने दालों के उत्पादन को बढ़ाया। अब एक गुलाबी क्रांति और स्लेटी क्रांति चल रही है। गुलाबी क्रांति के अंतर्गत मांस के उत्पादन को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया गया और स्लेटी क्रांति के अंतर्गत अंडे के उत्पादन को अधिक से अधिक बढ़ाया गया। अर्थात ये सभी क्रांतियां मानव की खाद्य आपूर्ति को पूरा करने के लिए की गई, ताकि देश में खाद्यान्नों का संकट ना बने। इस प्रकार की सुविधाएं भारत सरकार के माध्यम से की गई है। अब यहां प्रश्न उठता है कि भी हमारे यहां प्रमुख रूप से कौन कौन सी पेय फसल है, कौन कौन सी खाद्य फसल है। देखिए, पेय फसलें ये वे फसलें हैं जिनका हम पीने के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसमें चाय और कहवा यानी कॉफी, ये जो है दो फसलें हमारे यहाँ प्रमुख है। इसके साथ साथ खाद्यान्य फसलों में जो खाई जाती है, उन फसलों के अंदर मुख्य रूप से चावल भारत का प्रमुख खाद्यान्य फसल है। नंबर 2 पर गेहूं है, नंबर 3 पर ज्वार है, नंबर 4 पर बाजरा है और नंबर 5 पर देश में मक्का खाई जाती है। तो ये हमारी कुछ प्रमुख खाद्य फसलें हैं जिन्हें हम भोजन के रूप में खाते हैं। कुछ रेशे देने वाली फसलें भी हैं, जैसे कपास है, पटसन है, इनसे हमें रेशे प्राप्त होते हैं। कुछ फसलें ऐसी भी हैं जो हमारे व्यापार में काम आती हैं। रबड़ है, गन्ना है, ये हम चीनी बनाते हैं। ये सारी फसलें भारतवर्ष में उगाई जाती हैं। अब प्रमुख पेय फसल चाय है। चाय के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियां कैसी हो और चाय भारत के किन किन क्षेत्रों के अंदर होती है, ये हमने इसमें लगाना है। देखिए, चाय का पौधा बड़ा नाजुक होता है। यह केवल पहाड़ी क्षेत्रों में ही आसानी से पनपता है, क्योंकि चाय के लिए अत्यधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। वह शर्त है कि वह पानी उस पौधे की जड़ों में इकट्ठा ना हो पाए। तो ऐसी भूमि पहाड़ों के ऊपर मिलती है। तो भारतवर्ष में असम के अंदर सर्वाधिक चाय का उत्पादन होता है और नीलगिरी की पहाड़ियां, वहां भी चाय का उत्पादन होता है। भारत चाय उत्पादन करने में विश्व में अग्रणी है, सबसे आगे है और सबसे अधिक चाय का उत्पादन भारतवर्ष में ही होता है। अब चावल प्रमुख खाद्यान्य फसल है। चीन के बाद विश्व में चावल उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है और चावल भारत में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा इत्यादि राज्यों में बहुत अधिक मात्रा में होता है। चावल के लिए हमें अत्यधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। जिन क्षेत्रों में वर्षा नहीं होती है, उन क्षेत्रों के अंदर चावल के लिए सिंचाई की पर्याप्त सुविधा होनी चाहिए, तभी चावल की फसल का उत्पादन अधिक से अधिक मात्रा में कर सकते हैं। भारतवर्ष के अंदर जिन क्षेत्रों में वर्षा नहीं होती है, वहां नहरों के माध्यम से, नलकूपों के माध्यम से सिंचाई की जाती है और कृषि को हम आगे बढ़ाते हैं। गेहूं को बोते समय तापमान 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होना चाहिए।
और काटते समय 20 से 25 डिग्री टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। वर्षा 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच अनिवार्य है। जहां वर्षा नहीं होती है उन क्षेत्रों में सिंचाई की पर्याप्त सुविधा होनी चाहिए। भारतवर्ष में गेहूं मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान के कुछ क्षेत्रों के अंदर पैदा किया जाता है। ये हमारी 2 प्रमुख खाद्य फसलें हैं। इसके अलावा अन्य फसलों के बारे में भी आपको संक्षेप में बताएंगे। इससे पहले भारत की खाद्य उपलब्धता पर नोट करेंगे। देखिए, भारत में खाद्यान्नों का संकट प्राचीन समय से ही चला आ रहा है। हरित क्रांति के बाद इसमें कुछ सुधार हुआ और भारत सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों अर्थात बीपीएल परिवारों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए कुछ नियम बनाए, जिसमें बफर स्टॉक, सर्वप्रथम सरकार ने बफर स्टॉक यानी कि फसलों को अधिक से अधिक इकट्ठा किया, बफर स्टॉक बनाया और जिन क्षेत्रों में अनाज की कमी थी उन क्षेत्रों के अंदर अनाज पहुंचाया गया। दूसरा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। इस प्रणाली के माध्यम से भारत सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग और एपीएल यानी कि गरीबी रेखा से ऊपर 80 करोड़ जनसंख्या को भोजन की उपलब्ध कराने के लिए कार्ड के माध्यम से सस्ता अनाज उपलब्ध कराया, जिसमें 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल और 1 रुपए किलो मोटे अनाज दिए गए। इसके साथ साथ कई क्षेत्रों में चीनी व खाद्य तेल भी उपलब्ध कराया जाता है। तो ये भारत की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार के द्वारा उठाए गए अहम प्रयास थे। अब यहां प्रश्न उठता है कि भारतीय कृषि तो है, इस पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ जाता है। देखिए, वैश्वीकरण एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें हम अपने देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की यानी संसार की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ते हैं और भारत में भी वैश्वीकरण का प्रभाव ज्यादा पड़ा है। भारतीय अर्थव्यवस्था में 26% योगदान केवल कृषि क्षेत्र का है, क्योंकि कृषि क्षेत्र ही हमारा एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें देश की अधिकांश जनसंख्या लगी हुई है और ये प्राथमिक क्रिया है, प्राचीन समय से ही किए जा रही है। तो जब सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का 26% का योगदान है तो उसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में खेती ने यानी कृषि ने कितना बड़ा योगदान दिया है। अब सवाल उठता है कि मैं क्यों आता है कि मिलेट क्या होते हैं। देखिए, मोटे अनाज जिनमें ज्वार, बाजरा, रागी शामिल होते हैं, इनको मोटे अनाज अर्थात मिलेट कहते हैं। ये अनाज भी पौष्टिकता से भरे होते हैं, जिस कारण सरकार इनका वितरण भी करती है और इनकी पैदावार को भी बढ़ावा दिया जाता है ताकि लोगों की सेहत या स्वास्थ्य जो है सही रह सके। अब आता है कि भारतवर्ष में जो सिंचाई के साधन है वो क्या है, कि भाई किन किन माध्यमों से या किन किन तरीकों से देश में सिंचाई की जाती है। देखिए, भारतवर्ष एक कृषि प्रधान देश है। प्राचीन समय से यहाँ पर खेती की जा रही है। प्राचीन समय और आधुनिक समय के सिंचाई के साधनों में कुछ अंतर है। प्राचीन समय में सिंचाई के जो साधन थे वो बहुत ही कम थे। किसान रहट या नाव तिरस के माध्यम से ही खेतों में सिंचाई करता था। ये चीजें आपने नहीं सुनी होंगी। रहट क्या होता है बता देता हूं थोड़ा सा। रहट एक ऐसा यंत्र था जो कि नीचे से ऊपर तक चारों तरफ बाल्टियां डोली सी लगी होती थी और एक लकड़ी के माध्यम से पशु कुएं के चारों ओर उसको घुमाता था, जिससे वो घूमती थी और कुएं के नीचे जाकर के उन बाल्टियों में पानी भरकर ऊपर आकर के बाल्टियां उल्टी हो जाती थी और पानी खेतों की तरफ बहने लगता था।
इस प्रकार के रहर आपने देखे तो नहीं होंगे, लेकिन सुने अवश्य होंगे। अपने बुजुर्गों से आप इसके विषय में और ज्यादा विचार सकते हैं। लाव और चिरस के ऐसी तरीके थे। लाव का मतलब रस्सी होती थी और चिरस एक चमड़े की बनी हुई एक बहुत बड़ी खोली होती थी, जिसको लोग खेतों में पानी देने के लिए कुएं से पानी निकालने में प्रयोग करते थे। लेकिन ये प्राचीन साधन है। वर्तमान में सिंचाई के हमारे यहाँ प्रमुख साधन है नहर। एक तो नहरें बना करके खेतों की सिंचाई की जाती है। नदियों का पानी नहरों के अंदर डाला जाता है और बारिश के पानी को भी इकट्ठा करके नहरों में डालते हैं। फिर नहर के माध्यम से संपूर्ण मैदानी क्षेत्रों के अंदर सिंचाई होती है। दूसरा है नलकूप, ट्यूबवेल। किसान अपने खेतों के अंदर नलकूप के माध्यम से भी आज सिंचाई करता है। कुएं खोद करके मोटर और बिजली के माध्यम से पानी को बाहर निकाल के हम खेतों तक पहुंचाते हैं। ये विधि भी हमारे देश में प्रचलित है। तालाब की सिंचाई का एक बहुत प्रमुख स्रोत है। प्राचीन समय से ही और वर्तमान में दक्षिण भारत के अनेक राज्यों में भी तालाबों के अंदर वर्षा का पानी इकट्ठा करके खेतों के अंदर उनकी हम सिंचाई करते हैं। लेकिन फिर भी भारतवर्ष में सिंचाई का सबसे प्रमुख स्रोत हमने वर्षा को मानते हैं। यदि मॉनसूनी वर्षा समय पे हो जाए और सही मात्रा में हो जाए तो हमारे यहाँ फसलों का उत्पादन बहुत अधिक होता है। और यदि मॉनसून समय पे नहीं आती है तो फसलों का उत्पादन कम हो जाता है। तो आज भी हम देख रहे हैं कि मॉनसून की बारिश जो है, वर्षा जो है, हमारे किसानों के लिए एक सिंचाई का बहुत बड़ा स्रोत है। तो ये भारत में सिंचाई के तरीके ये मैंने आपको बता दिए। भारत कृषि प्रधान देश है, ये भी आपको मैंने बता दिया। अब आपको इस पाठ में प्रश्न है अन्य फसलों में। अन्य फसलों में आप गन्ना ले सकते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पैदा होता है। रबड़ ले सकते हैं हम, जो कि केरल के अंदर पैदा होता है। इसके साथ साथ हम बाजरा ले सकते हैं, जो कि पश्चिमी राजस्थान के अंदर पैदा होता है। इसके अलावा फसलों के अंदर हमारे यहाँ कुछ फल वाली फसलें भी हैं, जैसे आम, लीची, सेब। आम उत्तर प्रदेश में पैदा होता है, लीची आपकी बिहार और उत्तर प्रदेश में होती है। संतरे हमारे यहाँ नागपुर के अंदर पैदा होते हैं। सेब हमारे यहाँ हिमाचल प्रदेश में पैदा होते हैं। इसके साथ साथ कुछ मेवा वाली फसलें, अखरोट है, किशमिश है, ये भी हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों के अंदर पैदा होती है। तो इन सभी फसलों के माध्यम से ही भारत आज इतनी उन्नति के शिखर पर है कि हम खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर हैं और खाद्यान्नों का हम जरूरतमंद देशों को निर्यात भी करते हैं। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में अब आपको कौन कौन से प्रश्न करने हैं, मैं एक बार आपको प्रश्न रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले कृषि शब्द का अर्थ और कृषि की परिभाषा। भारत में किस किस प्रकार की खेती होती है? भारत में कृषि की रीतियां कौन कौन सी हैं? किसानों की दशा सुधारने के लिए भारत सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए हैं? भारतीय कृषि के पिछड़ेपन के क्या कारण हैं? भारतीय कृषि निर्वाह स्वरूप को त्याग कर व्यापारिक कृषि बन गई है, इस कथन की व्याख्या करें। हरित क्रांति पर एक नोट लिखें। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के योगदान का वर्णन करें। धन्यवाद।